फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्ते कागज पर नहीं बनते भाग 2। पिछले भाग में आपने पढ़ा मोनिका के भाई पंकज के दोस्त अमन ने अमेरिका में अपने कॉन्टैक्ट के जरिए सचिन और उसकी पत्नी बच्चे समेत सारी जानकारी पूरे पिक्चर सबूत के साथ मंगाकर पंकज को सौंप दिया। पापा मम्मी तक जब बात पहुंची सब सख्ते में आ गए। मोनिका का 5वां महीना चल रहा था। उसको किस तरह बताया जाए। प्रकाश अंकल आंटी तो सुनने के बाद जैसे सुन से हो गए। उनकी हालत ऐसी थी, काटो तो खून नहीं। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सचिन ऐसा भी कर सकता है। अब आगे अविश्वास की धुंध इतनी ताकतवर हुई कि घृणा ने अपना डेरा जमा लिया। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में 2 व्यक्तियों ने हमेशा के लिए मौन साध लिया। वो थे प्रकाश अंकल और निर्मला आंटी। सर झुकाए हाथ जोड़े बस एक ही गुहार लगाते रहे। हमें इस बात की तनिक भी भनक होती तो ऐसा अनर्थ नहीं होने देते, मगर अब उनकी बात पर विश्वास कौन करे जिसे अपने पेट जाए नहीं छला हो। इस झूठ की आंधी में बच्चों की दोस्ती, प्रेम, भरोसा बहुत दूर उड़ के चला गया। बच गया था तो सिर्फ टूटे रिश्तों का मलबा। वरुण ने भी इस बात को बड़ी आसानी से स्वीकार कर अपनी सफाई में कहा, मैंने सिर्फ माँ पापा के लिए यह शादी की क्योंकि मेरी पत्नी नताशा मम्मी पापा के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। न अमेरिका में और न ही इंडिया में। मम्मी पापा भी इस विजातीय और गैर धार्मिक शादी को कतई स्वीकार नहीं करते। मगर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन इसके सिवा कोई चारा नहीं था। वैसे भी नताशा को इंडिया आना नहीं है। और रह गई बात मोनिका की, उसे मनाना बहुत आसान काम है। सचिन की इस बात से सब पर कहर बन के गिरा। मोनिका को इस बात से और राहत पहुंची। मोनिका ने अलग होने का निर्णय ले लिया और एक दिन इस कड़वे रिश्ते से हमेशा के लिए मुक्त हो गई। हम सभी को मोनिका को लेकर बहुत फिक्र थी, कैसे संभालेगी खुद को। पर कहते हैं ना, विपत्ति व्यक्ति को असहाय जरूर करता है किंतु भीतर से उतना ही मजबूत कर देता है। कोमल हंसमुख अल्हड़ मोनिका कहीं खो सी गई। लापरवाही बीते जमाने की बात हो गई। उसके बाद एक गंभीर, जिम्मेदार और परिपक्व मोनिका से सामना हुआ। मम्मी पापा का साथ, पंकज और अक्षरा की उचित देखभाल और उसका खुद पे अटल विश्वास, आत्मविश्वास से भरी एक नई मोनिका का जन्म हुआ। सबल, सक्षम और सशक्त बच्चे के जन्म के बाद मोनिका ने नौकरी के साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखी। अपने कार्य को बहुत निपुणता और ईमानदारी से करते हुए आज इस प्रतिष्ठित मुकाम पर पहुंची है। प्रमोशन के साथ कार्यस्थली भी बदलती रही। इस बार उसका तबादला पटना में हुआ। जरा सी नर्वस थी पटना को लेकर, लेकिन जीजा अविनाश के समझाने और सहयोग से सहज हो गई। अविनाश ने अपने एक परिचित के यहाँ किराए पर घर दिला दिया। दिवम 9वीं कक्षा में था। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो चुके थे। इस समय ये पोस्टिंग दुखदायी थी। उस पर से बार बार स्कूल बदलने के झंझट देख पंकज ने उसे रांची में अपने साथ रखना चाहा, किंतु मोनिका ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि दिवम के बिना अकेले नहीं रह पाएगी। खैर, दिवम का भी एडमिशन अविनाश ने पटना के ही एक स्कूल में करा दिया। पटना में मोनिका अच्छे से सेटल हो गई। हम सब बारी बारी उससे मिलाया करते थे। अब वो भी अपनी दिनचर्या के साथ आगे बढ़ रही थी। दिवम भी 9वीं की दहरी पार कर 10वीं में पहुंच गया। मोनिका दिवम की पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीर थी। हर सुविधा साधन उपलब्ध कराने के साथ उसकी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी भी रखती थी। एक प्यार करने वाली माँ से ज्यादा एक सख्त अभिभावक भी थी। दिवम भी माँ के मनोभाव को समझता था। पल पल घुटते देख बड़ा हुआ था। चेहरा मोहरा, कद काठी तो हूबहू सचिन जैसा था, मगर हृदय माँ जैसा कोमल और निश्चल था। कई बार मुझसे सचिन का नंबर मांगा। पूछने पर बताया कि मैं उनसे एक बार बात करना चाहता हूँ। उन्होंने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? उन्हें धोखा ही देना था तो मुझे इस दुनिया में क्यों लाए? क्या कोई व्यक्ति इतना निर्दयी हो सकता है कि अपने बच्चे तक को देखने की इच्छा न रखे, उसकी कोई खोज खबर न ले? मैंने किसी तरह समझा बुझाकर शांत किया। वैसे भी इस घटना के बाद सचिन या उसके परिवार से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रह गया था। मोनिका ने बताया कि दिवम को उसके स्कूल की तरफ से एक दिन शहर के किसी वृद्धाश्रम में ले जाया गया था। वहां से आने के बाद दिवम ने बताया कि उस वृद्धाश्रम में एक वृद्ध युगल से मिलकर जाने क्यों लगा, जैसे उनसे कोई रिश्ता हो। वह कहते कहते भावुक हो गया। मम्मी, तुम्हें पता है, मुझे देखकर वो दादा दादी कहीं खो से गए थे। बहुत अपनत्व से मुझे देखे जा रहे थे। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछने के साथ ही मम्मी पापा का नाम भी पूछा। इतना ही नहीं, उन्होंने पूछा मम्मी पापा क्या करते हैं।
कहाँ रहते हैं, घर में कौन कौन है? मोनिका ने बेटे के मन में उठते प्रश्नों के पहाड़ को देखते उसकी जिज्ञासा शांत करते हुए बोली, इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी होता तो पूछता। वैसे उनसे मिलने वहां जाते ही कितने लोग हैं? उन बुजुर्ग में ही उलझे दिवम ने कहा। मम्मी, यही तो बात मुझे अजीब लगी। उन्होंने सिर्फ मुझसे ही क्यों पूछा? और भी तो बच्चे थे मेरे साथ में, मैं अकेला थोड़ी था। तथा उससे भी आश्चर्य वाली बात मुझे तब लगी जब हम बस में बैठने लगे तो वहां रहने वाले और दादा दादी में से कोई भी बाहर छोड़ने नहीं आया, सिवाय उन दोनों के। बहुत स्नेह से मेरे सर पर हाथ फेंक कर आशीर्वाद दिया। फिर जब मैं बस में बैठा, मैंने खिड़की से देखा। जब तक उन्हें बस दिखी तब तक वो दोनों गेट के पास ही खड़े रहे। उसकी बात सुनकर मोनिका भी सोचने लगी। फिर मोनिका ने दिवम से पूछा, उनके नाम पता पूछने पर तुमने क्या जवाब दिया? मैंने बस इतना ही कहा, मेरे पापा नहीं है, परिवार के नाम पर सिर्फ माँ है। उन्हें क्यों बताता? मुझे दोनों बहुत अच्छे भी लगे और अजीब भी। मोनिका भी इस बात को सामान्य घटना मानकर भूल चुकी थी। कुछ महीने बाद उसके एक सहकर्मी ने गृह प्रवेश का निमंत्रण पत्र देते हुए कहा, आपको इस मांगलिक प्रयोजन के लिए आमंत्रित किया गया है। कार्ड में लिखे एड्रेस पर नजर पड़ते ही मोनिका अतीत की गलियों में भटकने लगी। ये उसी जगह का पता था जिस मोहल्ले में उसका ससुराल था। एक बार सोचा, नहीं जाती हूँ, कोई बहाना बना दूंगी। फिर दूसरे ही पल ख्याल आया, कब तक भागती रहूंगी अपने अतीत से? वैसे भी मुझे वहां पहचानते कितने लोग हैं, इक्का दुक्का जो देखे भी होंगे, इतने सालों में तो चेहरा भी भूल गए होंगे। अपने कुछ सहकर्मियों के साथ मोनिका भी गृह प्रवेश में निर्धारित समय पर पहुंच गई। जाते वक्त अपने ससुराल घर के दरवाजे से ही गुजरी, लेकिन उस घर की नेम प्लेट पर किसी और का नाम देख समझ नहीं पाई। फिर सोचने लगी, किसी और के घर की नेम प्लेट तो नहीं देख लिया? शायद विचलित हूँ, इसलिए ऐसा भ्रम हो रहा है। अपने आप को इस कश्मकश में उलझते पाकर एक बार जाकर फिर से देखना चाहिए। मेजबान सहकर्मी को अभी आती हूँ कहकर वहां से निकल गई। घर तो वही है, गेट पर वही अमरूद का पेड़, दाहिने तरफ नीम का पेड़, अशोक और हाँ लीची का पेड़ भी मौजूद है। सामने से घर के छज्जे में बस फेर बदल हुआ है, शायद मॉडरेशन कराया होगा, मगर नेम प्लेट में मिस्टर राकेश कुमार लिखा हुआ है। क्या यह घर अब किसी और का है? कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किससे पूछे। तभी एक ठेले पर सब्जी बेचते हुए ठेले वाले पर नजर पड़ी। ध्यान से देखने पर याद आया, उस समय भी यह ठेले वाला आता था। मेरी सासू माँ अक्सर इसे सब्जी लेती थी। अब उम्र के साथ शरीर ढल गया है, लेकिन चेहरे में कोई विशेष बदलाव नहीं हुआ है। ठेले वाला भी उस घर के बाहर एक अनजान महिला को देखकर पास आकर पूछने लगा, किसी को ढूंढ रही हो क्या? मोनिका ने घर की तरफ इशारा करके पूछा। इस घर में पहले मिस्टर प्रकाश रहते थे, ये उनका ही घर था, मगर अब नेम प्लेट किसी और के नाम का लगा है। आप बता सकते हैं वो लोग कहाँ गए? अरे निर्मला भोजी की बात कर रहे हैं आप? वो लोग अब यहाँ नहीं रहते, ये घर बेच दिया है और अब इसी शहर के किसी वृद्धाश्रम में रहते हैं। क्या? पर क्यों? अनजान बनते हुए मोनिका ने पूछा। बेटा बहू सबके रहते वृद्धाश्रम में, इसी बात का तो दुख है मैडम जी। भले लोग थे, बहुत ही सीधे साधे। सांप को जन्म दिया था उन्होंने, अपने ही बेटे ने डस लिया। बहुत अरमान से साहब ने अपने दोस्त की बेटी से ब्याह कराया था बेटे का, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा निकला। परदेश की चकाचौंध और एक पराई लड़की के लिए माँ बाप की आंख में धूल झोंक दिया। सच्चाई पता चलते ही बहुरिया के बाप उठा ले गए। साहब की बात पर विश्वास भी कैसे कोई करता। बाद में सुना कि तलाक हो गया। इस सारे फसाद में साहब का सब कुछ खत्म हो गया। बेटे से सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए। वो आया भी था एक बार मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने पलट कर नहीं देखा। उनके बड़े बेटे सौरभ बाबू के गुजर जाने के बाद ये घर बेचकर अपने दोनों मियाँ बीबी वृद्धाश्रम चले गए। निर्मला भोजी बहुत बीमार रहने लगी थी। कौन देखभाल करता, किसके आसरे पर बैठते? इतना कहकर वो चुप हो गया। मोनिका ने फिर पूछा, आप बता सकते हैं वह वृद्धाश्रम कहाँ है? मुझे तो नहीं मालूम मैडम जी, लेकिन सामने से जो तीसरा मकान देख रही हैं, सिंह साहब का है। उनके कोई रिश्तेदार है, उनसे सारी जानकारी मिल जाएगी। सिंह साहब अक्सर उनसे मिलने जाते रहते हैं। इतना कहकर वो आगे निकल गया। मोनिका भी बोझिल कदमों से वापस लौट आई। घर लौटी तो मन पर भारी बोझ लिए। माँ के बुझे चेहरे को देखते ही दिवम ने चिंतित होकर लिपटते हुए पूछा, मम्मी क्या हुआ? जब आप गई थी तब तो ठीक थी, अभी क्या हो गया? तबीयत तो ठीक है ना? बेटे को चिंतित होते देख मुस्कुराकर बोली, परेशान होने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा सर में दर्द है, सो जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा।
दिवम माँ का सर दबाने लगा और मोनिका आंखें बंद किए सोने का झूठा नाटक करने लगी। मन और मस्तिष्क में द्वंद्व निर्बाध गति से दौड़ने लगा। क्या नंगी आंखों से देखी गई सारी बातें सच्ची होती हैं? क्या खुद के कानों द्वारा सुनी सारी बातें सच्ची होती हैं? मैं क्यों नहीं सुन पाई उन गुहार लगाते मौन दर्द का सच? मैंने भी तो उतनी ही निष्ठुरता से तोड़ दिए सारे बंधन। क्या ब्याह से पहले वाले रिश्ते की कोई अहमियत नहीं होती? क्या मेरे और अंकल आंटी के बीच विश्वास इतना कमजोर था? क्या सचमुच हमारा रिश्ता इतना कमजोर था? अतीत के वो सुख बचपन की यादें लुक छुप कर आने लगी। कितना स्नेह करते थे अंकल आंटी दोनों मुझसे। अक्सर मेरी जिद करने पर माँ की झिड़कियां मिलती थी। मैं नाराज होकर किसी कोने में दुबक जाती। आंटी मुझे ढूंढकर गोद में बैठाकर कितना लाड लुटाती थी। और अंकल, वो तो माँ पापा को यह कहते नहीं चुकते थे, आज के बाद कोई नहीं डांटेगा मेरी गुड़िया को। मोनिका तो मेरी बेटी है। कितनी बातें, कितनी यादें आंखों के सामने से गुजरने लगी, जो रुक रुक कर मोनिका के सास ससुर के निर्दोष होने की गवाही दे रही थी। मोनिका ने मन ही मन सोच लिया था कि वो खुद जाकर उनसे मिलेगी। बेटे से वृद्धाश्रम का पता पूछ वह दूसरे दिन ही वहां जा पहुंची। आश्रम के मैनेजर से मिल उनके बारे में सारी जानकारी ली। आश्रम के मैनेजर ने बताया उनके बेटे का फोन कई बार आया था। उसने अपने माता पिता से बात करने की बहुत कोशिश की, यहाँ रहने का खर्चा पानी उठाने की भी गुजारिश की, लेकिन उन्होंने उसे कोई मदद लेने से मना कर दिया और कभी बात भी नहीं की। फोन अब भी आता है, मेरे से ही बात करके समाचार ले लेता है। मोनिका उनको लेकर बहुत परेशान थी। हमें मोनिका का स्वभाव मालूम है। ये सब जानने के बाद उसे चैन नहीं होगा। उसका कोमल मन भीतर ही भीतर झुलस रहा होगा। आखिरकार मैंने ही अपने पति अविनाश और अपने भाई को समझाया और मोनिका के पास पटना आ गए। दिवम को जैसे ही पता चला कि हम वृद्धाश्रम जा रहे हैं, वो जिन वृद्ध दंपत्ति से मिला था वो उसके दादा दादी हैं। पहले तो नाराजगी जाहिर की, लेकिन जैसे ही मोनिका ने सारी बात बताई, खुश होकर साथ चलने की जिद करने लगा। हम सब वृद्धाश्रम पहुंचकर मैनेजर से मिलने उसके ऑफिस में चले गए और दिवम अपने दादा दादी को ढूंढने आश्रम के बगीचे की तरफ। मैनेजर ने जैसे ही मोनिका से उसकी इच्छा जानी, खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू झलक गए। कहने लगे, आज इतने सालों में पहली बार कोई परिजन अपने परिवार के बुजुर्ग को वापस घर ले जाने आया है। इससे ज्यादा सुकून की बात क्या होगी। आज तक बहुओं की वजह से सास ससुर वृद्धाश्रम पहुंचा दिए जाते हैं, आज तो उल्टा ही हो गया। बेटे की कारनामे की सजा काट रहे माता पिता को बहू द्वारा सजा मुक्त कराकर वापस घर ले जाना, यह तो शुभता का संदेश है। पूरे वृद्धाश्रम में इस समाचार से खुशी की लहर दौड़ गई। दिवम दादा दादी के पास बैठा एकटक उनको निहारे जा रहा था। जब उसने बताया कि आज वो अपने परिवार के साथ आया है, वो बुजुर्ग जोड़े बहुत खुश हुए। बेटा, अपने परिवार से नहीं मिलवाओगे? दिवम मुस्कुराते हुए बोला, क्यों नहीं, आप लोग पहले अपनी आंखें बंद कीजिए। दोनों पति पत्नी ने हंसते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। दिवम ने कहा, आप लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। जैसे ही उनकी नजर मोनिका और पूरे परिवार पर पड़ी, आंखें बरबस ही बरसने लगी। खुशी, दुख, संशय से वो दोनों कांपने लगे। हाथ जोड़कर मोनिका से माफी मांगते हुए बस इतना ही कह पाए, तुम्हारे अपराधी हैं हम मेरी गुड़िया, हो सके तो हमें माफ कर देना। मोनिका रोते हुए दोनों के गले लग गई। वो क्षण शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। खुश और दिवम कहने लगा, दादू दादी, हम आपको लेने आए हैं। मम्मी को जब से पता चला है कि आप लोग यहाँ वृद्धाश्रम में रहते हैं, तभी से वह बहुत बेचैन थी। हाथ जोड़े ही अंकल बोले, हमारी यही सजा है, हमें यही रहने दो। किस अधिकार से हमें ले जाओगी मोनिका? हमारे रिश्तों की डोर तो कब की टूट गई है। मोनिका सुबकते हुए बोली, रिश्ते कागज पर नहीं बनते पापा, रिश्ते तो मन से जुड़े होते हैं। कागज पर रिश्ते टूटते जरूर हैं, किंतु मन से तो चिपक जाते हैं। जैसे धूप सूखकर भी अपनी जड़ों के द्वारा जमीन से जुड़ी रहती है, टूटकर तिनका तिनका बिखर जरूर जाता है, परंतु जब बारिश की निर्मल फुहार पड़ती है उस पर फिर से लहरा उठती है। हमारा रिश्ता भी कुछ इसी तरह का है। इसे अधिकार पाने के लिए कागज की मेहरबानी की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनत्व का एहसास ही काफी है। आश्रम के सभी लोग व मैनेजर साहब कहने लगे, प्रकाश जी, आप बड़े किस्मत वाले हैं जो यहाँ से अपनों के घर नहीं बल्कि सच में अपनों के बीच जा रहे हैं। आज तक तो इस वृद्धाश्रम में यही देखा है, मरने के बाद भी पत्थर हो गई आंखें अपनों की प्रतीक्षा में खुली ही रह जाती है। सारे आश्रमवासी हमें विदा करने आश्रम के मुख्य गेट तक आए।
जाते जाते मैनेजर साहब ने कहा, प्रकाश जी, श्री राम जी का वनवास भी 14 साल का था। आप खुशकिस्मत है, इस अनिश्चित काल वनवास से बहुत शीघ्र ही मुक्त हो गए। मोनिका ने गाड़ी में बैठते ही आंखें बंद कर सीट पर माथा टिका लिया। उसे देखकर लग रहा था अब तक किसी पत्थर के नीचे दबी हुई थी, अब जाके उसके चेहरे पर शांति और संतुष्टि परिलक्षित हो रही है। दिवम दादा दादी के बीच में बैठा बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह कभी दादी तो कभी दादा से लिपट कर खुश हुए जा रहा था। फ्रेंड्स, रिश्ते कागज पर नहीं बनते कहानी यहीं समाप्त होती है। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।